नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। और स्वागत है आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी मास्टर क्लास में। हमारा आज का टॉपिक है कृषि और यह चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी के अध्याय 4 से लिया गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सीरीज में हम एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि पेज बाई पेज समझ रहे हैं और हर पेज से बनने वाले सभी प्रश्नों को भी साथ ही साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस अध्याय के 2-3 पेज को पढ़ेंगे और इस पेज से जो भी प्रश्न बनेंगे उसे हम करते चलेंगे। ठीक इसी प्रकार हम अगले पेज को भी पढ़ेंगे 2-3 पेज को और उस पेज से भी जो भी प्रश्न बनेंगे उसे हम करते चलेंगे। और आज का यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जैसा कि अभी जस्ट आपको बताया गया कि हम इस अध्याय के 2-3 पेज को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न इन्हीं 2-3 पेज से लिया गया है। तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एमसीक्यूज करेंगे। दूसरे टाइप में हम स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि कथन आधारित प्रश्न। तीसरा हमारा टाइप है मैच द फॉलोइंग एमसीक्यूज, यानी कि सुमेलित करने वाले प्रश्न। और अगला हमारा टाइप है ट्रू और फॉल्स वाले प्रश्न, यानी कि सत्य और असत्य वाले प्रश्न। और ठीक इसी प्रकार हम अगले पेज को भी पढ़ेंगे और उस पेज से भी जो भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। और इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद ना ही आपको पीवाईक्यूज करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मॉक टेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको आज का वीडियो देखने के बाद दोबारा यह टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये है आपका आज का मास्टर क्लास। और आज का यह वीडियो ना सिर्फ क्लास 8 के लिए बल्कि बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट एसएसटी पेपर 2, जेटेट और सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको आज का यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक इसी प्रकार से ओल्ड एनसीईआरटी के द्वारा क्लास 6, 7 ज्योग्राफी को भी कंप्लीट किया गया है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी चैप्टर कराया जा रहा वो ओल्ड एनसीईआरटी के द्वारा कराया जा रहा, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में 2-3 चैप्टर ज़्यादा ही दिए गए हैं। और आप नए एनसीईआरटी में देख सकते हैं क्लास 6 से टोटल 6 ही चैप्टर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको 2 चैप्टर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसी प्रकार क्लास 7 में 8 चैप्टर दिया गया है, लेकिन आपको 10 चैप्टर कराए गए हैं। और ठीक इसी प्रकार से आप हिस्ट्री का भी मास्टर क्लास देख सकते हैं, जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ठीक इसी प्रकार से आप साइंस का भी मास्टर क्लास देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 4 कृषि। और इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि एक भी प्रश्न मिस ना हो। और इस दौरान आपको जो जो पॉइंट्स बताए जाएं वो इम्पोर्टेंट है और उसे अपने कॉपी में लिखिए और उसका रिवीजन कीजिए। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैप्टर के पढ़ने के बाद फिर इसके जो प्रश्न बन सकता है उन सारे प्रश्नों को तो करेंगे ही। और पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है यहाँ से। तो सबसे पहले समझते हैं, थोड़ा बेसिक है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है और ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। तो आप बस इतना याद रखिएगा, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया कि आर्थिक क्रियाएं कितनी होती है। तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया आपका प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा हो गया आपका द्वितीयक क्रियाएं और तीसरा हो गया तृतीयक क्रियाएं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब एक एक करके इन सारे क्रियाओं को समझते हैं। सबसे पहले दिया है प्राथमिक क्रियाएं। तो सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो जो पॉइंट्स दिया उसे भी समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है। कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन इसके उदाहरण हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण है। तो बस सिर्फ आप इतना ही याद रखिएगा कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है। और इसका उदाहरण हो गया आपका कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन, ये उदाहरण हो गए। अगला आपका दिया है द्वितीयक क्रियाएं। तो द्वितीयक क्रियाओं में मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त सामग्री को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है और इन प्रक्रियाओं को ही उद्योग कहा जाता है। जैसे कि गेहूं से आटा, बिस्कुट, डबल रोटी बनाना, लौह अयस्क से लोहा निकालना, कपास से वस्त्र बनाना इसके उदाहरण है। तो सिर्फ बस आप इतना ही याद रखिएगा कि द्वितीयक क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त सामग्री को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। और इसका उदाहरण बस आप इतना ही समझ जाइए, जैसे गेहूं से आटा हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है और इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो इससे अच्छा तो मैंने आपको बताया द्वितीयक क्रियाओं के बारे में। अगला दिया है आपका तृतीयक क्रियाएं। तो तृतीयक क्रियाओं में ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ध्यान से सुनिएगा, तृतीयक क्रियाओं में ऐसे क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जैसे कि यातायात, सेवा, संचार, व्यापार, विज्ञापन, बैंकिंग आदि। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला दिया है शब्द उत्पत्ति। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। आगे बताया गया है कृषि के बारे में। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। और विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन दोनों को शामिल किया जाता है और विश्व में 50% एवं भारत की 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। और कृषि कार्य के उपयुक्त भौतिक कारक हैं अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। और एक हो गया आपका आर्थिक कारक में जो प्रमुख है पूंजी, आधुनिक तकनीक हो गया, उर्वरक, उन्नत बीज आदि हो गया। और ऐसे भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जाता है कृषि योग्य या कृषिगत भूमि कहलाती है। तो आगे यही चीज़ बताया गया है कि अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप चित्र 4.1 में देख सकते हैं। तो चित्र 4.1 कृषिगत भूमि का विश्व वितरण। और आगे यही चीज़ बताया गया है कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के इन्हीं प्रदेशों में केंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। और इसी में आप कह भी सकते हैं कि विश्व के कुल भूमि का मात्र 11% भाग ही कृषि योग्य है। और इस दृष्टि से भारत की स्थिति अच्छी है क्योंकि यहाँ 75% भूमि कृषि योग्य है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जानते हैं इसे। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है एग्रीजोल जोड़ कल्चर। तो एग्रीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चर कृषि। तो एग्रीकल्चर हो गया कृषि। तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है और इसे खेती भी कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सेरीकल्चर हो गया रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं एग्रीकल्चर हो गया कृषि से संबंधित यानी कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। और आगे है आपका दिया सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या कृषि की आय में पूरक हो सकता है। अगला दिया है आपका पीसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन
ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। और विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन हो गया आपका तालाबों और पोखरों में मत्स्य यानी कि मछली पालन से, पीसी कल्चर हो गया इसे। विटीकल्चर हो गया द्राक्षा कृषि यानी कि अंगूर की खेती से। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि से, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। तो फूलों और फलों को उगाना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। अंगूर की खेती किसके अंतर्गत? विटीकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि के अंतर्गत। और पोखरों में मत्स्य पालन पीसी कल्चर। और सेरीकल्चर हो गया रेशम उत्पादन से। एग्रीकल्चर हो गया कृषि उत्पादन से। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला टॉपिक दिया है कृषि तंत्र, और इसका पिछला जो वीडियो दिया गया है अध्याय 3 उसे भी जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उस चैप्टर से भी सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो यहाँ पर भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। तो आज का चैप्टर सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आज के चैप्टर से। तो कृषि तंत्र में क्या हो गया? तो कृषि कार्य भी एक तंत्र की तरह कार्य करता है, जिसमें हो गया आपका निवेश, संक्रियाएं एवं निर्गत यानी कि उत्पादन शामिल है। और निवेश के अंतर्गत बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक आते हैं। जुताई हो गया, बुआई हो गया, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी प्रमुख संक्रियाएं हैं, जबकि फसल, ऊन, दूध एवं दूध उत्पादन इसके उत्पादन हैं। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है और इसके महत्वपूर्ण निवेश, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। आप चित्र 4.2 में देख सकते हैं कृषिगत भूमि की कुछ पद्धतियाँ। तो जुताई, बुआई, छिड़काई, रसायन, बीज, मशीनरी, निवेश, प्रक्रम, निर्गत, फसल। फिर यहाँ पर आप चित्र 4.3 में देख सकते हैं भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश, रसायन, मशीनरी, श्रम, भंडारण। भौतिक निवेश सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, ढाल, मृदा, मानवीय निवेश। तो ये चित्र है जिसमें आपको कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति दिखाया गया है और 4.3 में आपको दिखाया गया भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। तो कृषि करने में क्या क्या निवेश होता है? तो ये भौतिक हो गया आपका, जैसे कि सूर्य के प्रकाश, वर्षा, तापमान, ढाल, मृदा। और मानवीय निवेश हो गया भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन। और ये हो गया आपका कृषिगत भूमि की कुछ पद्धतियाँ। 1-2 पेज को और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि टोटल आपका 8 पेज में ये चैप्टर दिया गया है। तो 4 पेज से प्रश्न बनाए गए हैं और 4 पेज से प्रश्न बनाए गए हैं। तो 4 पेज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को करेंगे। और यहाँ पर आपको जो जो पॉइंट्स बताया जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, सुनते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। अगला टॉपिक है कृषि के प्रकार। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि विश्व के विभिन्न भागों में कृषि के भिन्न भिन्न तरीके प्रचलित है और ये तरीके भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। और इस आधार पर कृषि को दो प्रकार में बांटा गया है। एक हो गया आपका निर्वाह कृषि और दूसरा हो गया वाणिज्यिक कृषि। तो ये चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी की स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है आपका पहला निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। तो इसमें बस इतना ही याद रखिएगा कि विश्व के विभिन्न भागों में कृषि के विभिन्न तरीके प्रचलित है और ये तरीके भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। और इन आधार पर कृषि 2 प्रकार की होती है। एक हो गया आपका निर्वाह कृषि और दूसरा हो गया वाणिज्यिक कृषि। तो पहला है निर्वाह कृषि। तो कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है, निर्वाह कृषि कहलाता है। तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि निर्वाह कृषि क्या होता है, कि कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है और परंपरागत रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और
पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है और निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा कि निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब जानते हैं गहन निर्वाह कृषि क्या है। तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है और चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। और गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका कथन वाले प्रश्न भी बनकर आ सकते हैं और डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा कि गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है और चावल मुख्य फसल होती है गहन निर्वाह कृषि में और अन्य फसलों में हो गया आपका गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। अगला दिया है आदिम निर्वाह कृषि। तो इसमें क्या होता है, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो इसमें बस इतना ही याद रखिएगा कि यह कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है और इसके अंतर्गत स्थानांतरी कृषि एवं चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। तो अब इसे ही अब हम समझते हैं स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण। तो पहला है स्थानांतरी कृषि। तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और ये भारी वर्षा और वनस्पति की तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं और वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरी कृषि में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलें उगाई जाती है और भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कथन वाले प्रश्न भी बनकर आ सकते हैं। और स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे प्रश्न ज़्यादातर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि ये सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं स्थानांतरी कृषि के बारे में और इसे ध्यान से सुनिएगा। यह कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है और इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में की जाती है और किसान किसी एक क्षेत्र के वृक्षों को काट कर और जलाकर साफ कर लेता है तथा राख को मृदा में मिला देता है और 3-4 वर्षों तक वहाँ कृषि कार्य करता है और मृदा की उर्वरा शक्ति कम होने के बाद मतलब कि किसान जो होते हैं दूसरी जगह कृषि करने के लिए स्थानांतरित हो जाते हैं और इस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है और यह अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है और भारत में भी असम हो गया, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कृषि का तरीका प्रचलित रहा है। लेकिन वनों के कटने तथा अन्य पर्यावरणीय कारणों से भारत में इस प्रकार की कृषि पर रोक है। अगला आपका दिया है चलवासी पशुचारण। तो सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है और इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं और इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं और ये पशुचारकों और उसके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं और पशु उत्पादन ही उनका मुख्य भोजन है
और सहारा मरुस्थल, पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया एवं भारत के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। दूध, मांस, ऊन, खाल मुख्य उत्पाद हैं और पशुपालक मौसम के अनुसार चारे की खोज में अपना स्थान बदलते रहते हैं और ऐसे पशुपालक को ऋतु प्रवासी कहा जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में गद्दी एवं गुज्जर लोग भेड़ एवं बकरियों के साथ गर्मी के दिनों में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं और जाड़े में नीचे की ओर चले जाते हैं, मतलब आते हैं। और पूर्वी अफ्रीका के मसाई जनजाति भी ऋतु प्रवासी पशुचारण करती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप जानते हैं इसे? तो स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब जानते हैं रोचक तथ्य। तो जैविक कृषि, तो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। तो ये है आपका जैविक कृषि, जो सबसे अच्छा कृषि है। आप चित्र 4.4 में देख सकते हैं चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ। तो आप इस चित्र को याद रख सकते हैं, चलवासी कृषि क्या होता है। दूसरा है हमारा वाणिज्यिक कृषि। तो कृषि के प्रकार में सबसे पहले हमने देखा निर्वाह कृषि, तो इसमें आपको गहन निर्वाह कृषि बताया गया। फिर इसके बाद आपको बताया गया आदिम निर्वाह कृषि के बारे में, और फिर इसी में आपको बताया गया स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण में। तो अगला हमारा है कृषि के प्रकार में वाणिज्यिक कृषि। तो अब जानते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है और इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो याद रखिएगा कि अधिकांश जो कार्य है इसमें मशीनों के द्वारा किया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है कि वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। आप चित्र 4.5 में देख सकते हैं। तो चित्र 4.5 गन्ने की रोपण कृषि। तो इसमें आपका यही चीज़ बताया गया कि इसमें कृषि कार्य वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है और खेतों का बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, मतलब उन्नत बीजों का उपयोग इसकी मुख्य विशेषता है। और इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल गेहूं है और उत्तर अमेरिका में प्रेयरी, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डांस, शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं और विश्व का अधिकांश गेहूं का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है और प्रेरीज को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए गए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और इसे अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताया गया है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि में कि फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं और ये क्षेत्र जो है सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं और अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो जैसे कि अभी जस्ट आपको बताया गया कि इसमें जो इस प्रकार की कृषि का जो मुख्य फसल होता है वो गेहूं होता है और प्रेरीज को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। अगला दिया है मिश्रित कृषि। तो इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है और यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो जैसा कि मिश्रित कृषि में आपको बताया गया कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन कार्य करना मिश्रित कृषि कहलाता है और इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विकसित देशों में की जाती है और इसमें भूमि का उपयोग फसल उत्पादन तथा मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए किया जाता है। और इसके बाद आपको बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं पश्चिमी यूरोप में ये प्रचलित है और इन प्रदेशों में फसल के रूप में गेहूं एवं मक्का का उत्पादन एवं पशुपालन के रूप में भेड़ एवं गाय पाला जाता है। तो अब करते हैं प्रश्नों को कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनकर आ सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 पेज पढ़ा है और अब करते हैं इन प्रश्न इन पेजों से प्रश्न। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा और आपको लाइन बाय लाइन पढ़कर बताया गया और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताया गया। फिर इसके बाद ये हमने पढ़ा और ये चौथा पेज। अब करते हैं प्रश्नों को और इन सारे प्रश्नों का आंसर आप अपने से भी देने का प्रयास कीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर सही दे पाते हैं। पहला प्रश्न है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा लैटिन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एग्री का अर्थ क्या होता है? तो एग्री का अर्थ होता है मृदा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? इस्पात विनिर्माण, कृषि, मत्स्य संग्रहण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इस्पात विनिर्माण। ये प्राथमिक क्रिया के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कथन वाले प्रश्न। कथन पहला दिया है कि तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। कथन बी है कि बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन और यातायात तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही है कि तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन और यातायात तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है? 33%, 50%, 66%, 65%, 75%। तो इसका हो जाएगा आपका 50%, यानी कि 50%। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की कितनी जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है? 1/3, आधा, 2/3, 3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो जैसा कि आपको बताया गया था, सेरीकल्चर का संबंध रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। अगला प्रश्न है कि पीसी कल्चर का सही अर्थ क्या है? तो पीसी कल्चर का आपको बताया गया था विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। इसका आंसर जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विटीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? सेब, अंगूर, संतरा, आम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर हो जाएगा आपका अंगूर। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर। तो इसमें आपको बताया गया था हॉर्टिकल्चर। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला है आपका सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग है। तो पहला दिया है आपका सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का हो जाएगा रेशम उत्पादन से। पीसीकल्चर का हो जाएगा मत्स्य पालन से। विटीकल्चर का हो जाएगा आपका अंगूर की खेती से। और एक बचता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का हो जाएगा उद्यान कृषि से। अगला प्रश्न दिया है कि कृषि तंत्र के निवेश में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका कृषि तंत्र के निवेश के अंतर्गत कौन शामिल है? तो बीज भी शामिल है, उर्वरक भी शामिल है, मशीनरी भी शामिल है और श्रमिक भी शामिल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कृषि तंत्र की संक्रियाओं यानी कि प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? जुताई, बुआई, छिड़काई, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि कृषि तंत्र के भौतिक निवेश में क्या शामिल है? सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा एवं ढाल, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। कृषि तंत्र के भौतिक निवेश में क्या शामिल है? सूर्य प्रकाश भी शामिल है, वर्षा भी, मृदा एवं ढाल भी, उपयुक्त सभी। तो ये ऐसे पॉइंट्स आपको बताए गए थे चैप्टर के, जो चित्र के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि तंत्र का एक मानवीय निवेश नहीं है? भंडारण, श्रम, मशीनरी, तापमान। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान। ये भौतिक निवेश का है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कृषि तंत्र के निर्गत के अंतर्गत क्या आते हैं? फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा कि कृषि तंत्र के निर्गत के अंतर्गत क्या आता है? तो फसल भी आता है, ऊन भी आता है, डेयरी और कुक्कुट भी उत्पादन भी आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कथन दिया है कि जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटकाशी का उपयोग किया जाता है। कथन बी है कि जैविक कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें सिर्फ आपका कथन ए ही सही है कि जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटकाशी का उपयोग किया जाता है। तो केवल ये इसका सही हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भौतिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य रूप से किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? गहन कृषि और आदिम कृषि, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। याद रखिएगा कि भौतिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य रूप से दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन? तो निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। और अगला प्रश्न इसी पर है कि निर्वाह कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको सत्य कथन बताना है। ध्यान से सुनते चलिएगा, जो सत्य होगा आपको बता देंगे। यह कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, सही है। इसमें पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। और इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निर्वाह कृषि को पुनः किन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और स्थानांतरित कृषि, बागवानी और गहन कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। याद रखिएगा कि निर्वाह कृषि को पुनः किन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गहन निर्वाह कृषि में मुख्य फसल कौन सी होती है? गेहूँ, मक्का, चावल, दलहन। तो इसका हो जाएगा आपका चावल। गहन निर्वाह कृषि में मुख्य जो फसल होती है वो कौन सी होती है? चावल होती है। ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। और अगला प्रश्न है कि गहन निर्वाह कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में प्रचलित है? विरल आबादी वाले शुष्क क्षेत्र, सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश, अत्यधिक ठंडे प्रदेश, भूमध्य रेखीय वर्षा वन। तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है आदिम निर्वाह कृषि में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण, रोपण कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि में शामिल किया जाता है स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 25 है स्थानांतरित कृषि मुख्यतः किन क्षेत्रों में प्रचलित है? तो ये भी आपको बताया गया था। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में प्रचलित है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वनों में प्रचलित है, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है कथन दिया है कि स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। कथन बी है कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है, कथन ए भी और कथन बी भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है।
अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है? मक्का, रतालू, आलू और कसावा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया गया था, स्थानांतरित कृषि में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं, मक्का है, रतालू है, आलू है और कसावा है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा, झूमिंग, रोका, लदांग। तो स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व भारत में पूछा गया है तो झूमिंग के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न इसी पर है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो मैक्सिको को आपका बताया गया था मिल्पा। मैक्सिको यानी मिल्पा, याद रखिएगा। म से मैक्सिको और म से मिल्पा। और अगला प्रश्न है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका लदांग, रोका, मिल्पा, झूमिंग। तो ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम हो गया आपका रोका। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लदांग, रोका, झूमिंग, मिल्पा। तो मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है लदांग के नाम से। याद रखिएगा, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है स्थानांतरित कृषि का नाम और क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो जैसे कि आपको बताया गया, झूमिंग को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहा जाता है। मिल्पा को किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा जो नाम है वो कहाँ, किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिको। रोका, तो ये आपका बताया गया था, रोका का हो जाएगा ब्राज़ील। और एक बचता है आपका लदांग। लदांग का हो जाएगा मलेशिया। तो स्थानांतरित कृषि का नाम दिया था और क्षेत्र से मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चलवासी पशुचारण मुख्यतः किन क्षेत्रों में प्रचलित है? तो चलवासी पशुचारण जो है वो आपका प्रचलित है सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में, मध्य एशिया में, भारत के राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर के कुछ भाग में। तो इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि चलवासी पशुचारक मुख्यतः कौन से पशु पालते हैं? भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां, केवल घोड़े और कुत्ते, केवल मुर्गियां, सुअर और हाथी। तो ये हो जाएगा भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां। चलवासी पशुचारक मुख्यतः कौन सी पशु पालते हैं? भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका जो मुख्य विशेषता है, फसल उत्पादन और पालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है और इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किए होता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वाणिज्यिक कृषि में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार सम्मिलित है? वाणिज्यिक अनाज कृषि, श्रमिक कृषि, रोपण कृषि। तो 36 का हो जाएगा आपका ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि की सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? वाणिज्यिक अनाज कृषि की सामान्य रूप से उगाई जाने वाली जो फसल है वो है आपका गेहूं और मक्का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान किस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं? स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मिश्रित कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। अगला है कि यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ऑप्शन सी है कि ए, बी दोनों सही है। ऑप्शन डी है कि इसमें केवल फलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। तो मिश्रित कृषि जो हो गया, इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की
फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है और यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अगला प्रश्न है सत्य असत्य पहचानिए। द्वितीयक क्रियाएं प्राथमिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से संबंधित है। सत्य है या असत्य है? आंशिक रूप से सत्य है, कथन अपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जाएगा आपका असत्य है। द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण उत्पादन से संबंधित है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है कि कपड़ा बुनना और डबल रोटी पकाना द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि गहन निर्वाह कृषि में किसान एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगा सकते हैं, और ये भी कथन सत्य है। याद रखिए, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शीतोष्ण घास के मैदानों में सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्म पर वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है, और ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। शीतोष्ण घास के मैदानों में सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्म पर वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन दिया है कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। कथन बी है कि अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रिया के लिए अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही है दोनों कथन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 है, कथन कि जलवासी पशुचारण जलवायुविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होता है। कथन बी है कि पशुचारक अपने पशुओं के साथ बिना किसी निश्चित मार्ग के अनिश्चित रूप से घूमते हैं, और इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन सत्य है कि जलवासी पशुचारण जलवायुवीय बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होता है, तो केवल ये सही है और ये गलत है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि के संदर्भ में अत्यधिक ठंड का क्या प्रभाव पड़ता है? फसल की उपज दोगुनी हो जाती है, यह वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, इससे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका हो जाएगा आपका कि वाणिज्यिक अनाज कृषि के संदर्भ में अत्यधिक ठंड का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कल्चर्स के सही युग्म का चयन कीजिए। सेरी, रेशम, पीसी मत्स्य, वीटी अंगूर, हॉटी उद्यान। तो 48 का हो जाएगा आपका, ये तीनों सही है। सेरी, रेशम, पीसी मत्स्य, वीटी अंगूर, हॉटी उद्यान, ए बी सी मतलब 1 2 3 4 सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि स्थानांतरित कृषि में भूमि को छोड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है भूमि की उर्वरता की समाप्ति। तो मेरे हिसाब से जो 1 से 4 पेज तक जो प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्न आपको कराए गए। अब हम पढ़ते हैं अगले पेज को। अगला है रोपण कृषि, और चित्र 4.6 में आप देख सकते हैं केले की रोपण कृषि। तो इसमें बताया गया है रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। नोट करते चलिएगा, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है, और इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। आगे पढ़ने बताया गया है कि रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, और मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछे कि कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोपण कृषि के बारे में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न भी बनकर आ सकता है, कथन वाले प्रश्न भी बनकर आ सकते हैं, कथन और एसर्शन और रीज़न वाले भी प्रश्न आ सकते हैं। तो रोपण कृषि में आपको यही चीज़ बताया गया कि इस प्रकार की कृषि में रबड़, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है, और इसमें बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। फसल उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों के निकट ही किया जाता है, और सभी फसल निर्यात आधारित होती है।
और यहाँ परिवहन सुविधा विकसित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके अनुकूल होती है और इसका जो विकास है मुख्य रूप से विकासशील देशों जैसे कि भारत, ब्राज़ील, श्रीलंका, घाना, आइवरी कोस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में हुआ है। और ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है और यहाँ कहवा के बड़े बागान को फजेंडा, नोट करते चलिएगा, फजेंडा कहा जाता है। और भारत में चाय, नारियल तथा कहवा की खेती की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु चाय, केरल नारियल तथा कर्नाटक कहवा का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ये कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए गए हैं। अगला हमारा टॉपिक है मुख्य फसलें। तो अब मुख्य फसलें जो यहाँ पर दिया गया उसके बारे में जानेंगे। और चित्र 4.7 में आप देख सकते हैं चावल की कृषि। तो इसमें पहला थोड़ा बेसिक जानकारी दिया गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसल है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा आपका हो गया मुख्य खाद्य फसलें, और जूट और कपास हो गया रेशेदार फसलें, और चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। तो इसमें आपका यही चीज़ बताया गया कि मुख्य फसलें में कि फसलें अनेक प्रकार की होती है। खाद्य फसल, रेशेदार फसल, पेय फसल। गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा खाद्य फसल है। जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय और कहवा यानी कि कॉफ़ी मुख्य पेय फसल है। और भारत में फसल को मौसम के आधार पर खरीफ एवं रबी 2 वर्गों में बांटा गया है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। धान, मक्का, कपास, मूंगफली प्रमुख फसल हैं इसके। और रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू प्रमुख रबी फसल है। अब बात करें चावल की, तो यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। और यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है और इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। और अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। तो अगर आप पूछे मेरे हिसाब से कि कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको चावल में यही चीज़ बताया गया, ध्यान से सुनते चलिएगा, हम हर पॉइंट्स को नोट करवाते चलेंगे। तो यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और इसकी कृषि उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। पहला आपको ये चीज़ बताया गया। अब जानते हैं भौगोलिक दशा इसकी। तो भौगोलिक दशा में आपको यही चीज़ बताया गया कि चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक तथा चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो उपयुक्त होती है। और इसके बाद आपको बताया गया प्रमुख उत्पादक देश। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है। और उपयुक्त जलवायु दशा के कारण, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, भारत के कुछ भागों एवं बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य है। और झारखंड में नदी घाटियां में चावल की कृषि की जाती है। तो उम्मीद है कि ये आपको जानकारी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, यानी कि फ्रूटफुल साबित हो। तो ये था आपका चावल के बारे में। अगला है गेहूँ। तो इसमें बताया गया है कि गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। और इसका विकास
अपवासित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो गेहूं में आपको यही चीज़ बताया गया कि विश्व की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो गेहूं है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होता है। तो ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और अगर भौगोलिक दशा की बात की जाए तो गेहूं उत्पादन के लिए बोने के समय 14 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, 14 डिग्री तथा काटने के समय 18 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, सुअपवाहित दोमट जो मिट्टी होती है, फसल पकने के समय पाला रहित रातें तथा तेज धूप उपयुक्त होता है। अगर हम बात करें इसमें प्रमुख उत्पादक देश में तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान गेहूं के लिए प्रसिद्ध है और विश्व में बसंतकालीन एवं शीतकालीन 2 प्रकार के गेहूं का उत्पादन होता है और भारत में शीतकालीन गेहूं बोया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य हो गए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और चावल के बाद गेहूं भारत का दूसरा मुख्य खाद्य फसल है। अगला आपका दिया है मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं, तो जिसे मोटा अनाज कहा जाता है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है और ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाई जाती हैं और नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो इसमें आपको यही चीज़ बताया गया कि मिलेट को मोटा अनाज भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार, ज्वार, बाजरा और रागी को शामिल किया गया है। और भौगोलिक दशा की अगर हम बात करें तो यह अर्ध शुष्क वातावरण में उगाया जाता है, मतलब उगाए जाने वाला फसल है। और बाजरा उत्पादन के लिए औसत वर्षा जो है 45 सेंटीमीटर से और तापमान चाहिए इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त होता है। और ज्वार के लिए 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और 20 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और इन फसलों के लिए बलुई एवं लाल मिट्टी अधिक मतलब यहाँ पर जैसे बताया गया है, इन फसल के लिए बलुई एवं लाल मिट्टी अधिक उपयोगी है। और इसके जो उत्पादक देश हो गए भारत, नाइजीरिया, माली, चीन इसके प्रमुख उत्पादक हैं। और भारत में राजस्थान बाजरा, और ये पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट है कि भारत में बाजरा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। याद रखिएगा कि भारत में राजस्थान जो है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र तथा याद रखिएगा ज्वार का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में। और रागी का कर्नाटक, तो राजस्थान वाला पूछा गया था आपका टीआरई के एग्ज़ाम में कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, तो राजस्थान। तो ये पूछा गया था। और इसमें याद रखिएगा कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र और रागी का कर्नाटक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप जानते हैं ऐसे तो मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। और चित्र में आप देख सकते हैं चित्र 4.10 में मक्के की कृषि। तो आप जानते हैं मक्के के बारे में, तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है और इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। और मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है।
तो इसमें आपको यही चीज़ बताया गया कि मक्का का जो मूल स्थान है मैक्सिको है और यह मुख्यतः उपोष्णकटिबंध का पौधा है। और इसकी अगर भौगोलिक दशा की बात की जाए तो मक्का के लिए 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, बलुई मिट्टी तथा अधिक धूप उपयुक्त होती है। और इसके उत्पादक देश की बात की जाए तो मक्का की कृषि लगभग संपूर्ण विश्व में की जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको, भारत, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना प्रमुख मक्का उत्पादक देश हैं। और यह चावल तथा गेहूं के बाद भारत का तीसरा मुख्य खाद्य फसल है। और भारत में मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि हैं। अगला है आपका कपास। तो इसमें बताया गया है कि इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। और यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो अब एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कपास के बारे में। तो रेशे वाली फसल को कपास का स्थान तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि रेशे वाली फसल में कपास का स्थान सर्व प्रमुख है। और भारत में कपास का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। और कपास एक नगदी फसल है और इसे रुई तैयार की जाती है और इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास। और भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। अगर हम भौगोलिक दशा की बात करें तो कपास के लिए आर्द्र एवं नमी युक्त जलवायु उपयुक्त होती है। और इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 200 से 10 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप उत्पादन की आदर्श स्थिति होती है। अगर हम उत्पादक देश की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि विश्व में कपास का प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र इत्यादि हैं। और कपास के उत्पादन के लिए भारत के दक्कन लावा पठार की काली मिट्टी सर्वोत्तम है और इसी कारण इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। और भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो गया आपका, फिर गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु है। अगला आपका दिया है पटसन। तो इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। और भारत में बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश जो है पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। तो इसमें आपको यही चीज़ बताया गया कि पटसन में कि यह भी एक रेशेदार फसल है और इसको मतलब इसके रेशों से बोरे, तंबू, तिरपाल, दर्री, रस्सियाँ बनाई जाती है। और यह नई जलोढ़ मिट्टी तथा जल जमाव होने वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। और डेल्टाई प्रदेश इसके लिए उत्तम क्षेत्र होते हैं और गर्म एवं आर्द्र जलवायु इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है और इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि उत्पादक देश की तो विश्व में भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम में भी इसकी खेती होती है। और वर्तमान में भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और इसके अतिरिक्त असम, उड़ीसा, बिहार में भी इसका उत्पादन होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए गए। अगला है आपका दिया कॉफ़ी। तो कॉफ़ी इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। आप चित्र 4.12 में देख सकते हैं कॉफ़ी की कृषि। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कॉफ़ी पर क्या यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं। तो कॉफ़ी रोपण कृषि की फसल है। चाय के बाद यह विश्व का दूसरा प्रमुख पेय फसल है और यह उष्ण जलवायु में उगाई जाने वाला फसल है। भौगोलिक दशा की बात करें तो
कॉफ़ी उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, पर्वतीय ढाल आदर्श स्थिति होता है। अगर हम बात करें उत्पादक देश की तो ब्राज़ील, कोलंबिया, भारत, मैक्सिको, वियतनाम, इथोपिया, इंडोनेशिया आदि प्रमुख उत्पादक देश हैं। और भारत में जैसे कि हो गया आपका कर्नाटक, कॉफ़ी का प्रसिद्ध है, कर्नाटक हो गया। और कर्नाटक जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य भी है। और केरल तथा तमिलनाडु में भी इसका उत्पादन होता है। अगला आपका दिया है चाय। तो बगानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस पर भी कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा जान लेते हैं। तो चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय फसल है और यह बगानों में उगाई जाती है। अगर हम भौगोलिक दशा की बात करें तो चाय उत्पादन के लिए आदर्श जो तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। और इसके लिए पर्वतीय ढाल जहां जल का जमाव नहीं होता तथा पर्वतीय मिट्टी जिसमें अम्ल की मात्रा हो उपयुक्त होता है। और चाय के पौधे से पत्तियों को तोड़ते समय अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें उत्पादक देश की तो विश्व में चाय का प्रमुख उत्पादक देश है चीन, भारत, श्रीलंका, कीनिया, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश। और वर्तमान में भारत चीन के बाद, याद ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश है। और भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। और इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल आदि राज्यों में चाय की कृषि की जाती है। तो मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बताया गया। और अगर आप पूछे कि कौन सा पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है तो सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कॉफ़ी का दिया है, पटसन का दिया है, कपास का दिया है, आपको और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए गए, मक्का का दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका डायरेक्ट कथन वाले प्रश्न भी बन करा सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्न भी बन करा सकता है, एसर्शन और रीज़न वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, फिर मैच द फॉलोइंग भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है कृषि का विकास। तो इसमें बताया गया है कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास से है। आगे बताया गया है कि यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपजाऊ देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। और कृषि का मशीनरीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। और कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। आगे पॉइंट में बताया गया है कि कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्य जीविकापार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और आगे बताया गया है कि यहाँ पर कि हम दो फॉर्मों यानी कि एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति का अध्ययन करेंगे और इसमें विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर भारत का फॉर्म दिया गया है, फार्म। तो ये यहाँ पर आप जो देख रही है भारत का फार्म के बारे में बताया गया है। और चित्र 4.14 में खेत जोते किसान को भी दिखाया गया है। और यहाँ से सीटेट के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नी लाल इस गांव का एक छोटा किसान है और इसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। और इसका आवास मुख्य गांव और उसका आवास जो है मुख्य गांव में है। और वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांत पर खरीदता है। और उसकी भूमि उर्वर है और वह
वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं तथा चावल और दालें उगाता है। और किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। और वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लाते हैं। और उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। और समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। इसे बस ध्यान से सुनते चलिएगा। और मुन्नी लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है और वह वहां का एक सदस्य है। और सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधान के संबंध में भी सलाह देती है। आगे बताया गया है कि कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। और वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है और इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी वो अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। और हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो आप चित्र 4.15 में देख सकते हैं भारत के खेत। तो ये था कहानी भारत का एक फार्म के बारे में। और अगला जो कहानी दिया गया है वो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। अगला टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म दिया गया है। चित्र 4.16 में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म को आप देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। और ये ही यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में कथन वाले। और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपजाऊ उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। और इसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। और उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। और यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। और वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधित विविध संक्रियाओं में करता है। और अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं और बाजार अभिकरणों जैसे कि मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। और चित्र 4.18 में आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स बताए गए यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसे भी पढ़ा गया। जैसे कि ये यहाँ से कथन वाले प्रश्न पूछे गए थे, आप PYQs देख सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम का, तो इसलिए ये पॉइंट्स भी पढ़े गए। और मेरे हिसाब से जो जो पॉइंट्स था वो आपको बताया गया, लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ा गया। आप करते हैं प्रश्नों को। और हाँ, आपको यहाँ पर जो जो पॉइंट्स बताए गए वहीं से आपको एग्जाम में भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताया गया है इसी से कोरिलेटेड, तो वहाँ से भी पॉइंट्स आ सकते हैं। और ये भी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि आप जानते हैं ऐसे तो खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो।
और हमारा पहला प्रश्न है कि रोपण कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि का एक रूप है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि रोपण कृषि जो है वो वाणिज्यिक कृषि का एक रूप है। इसका हो जाएगा आपका वाणिज्यिक कृषि। अगला प्रश्न है कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें केवल एकल फसल उगाई जाती है, इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर तीनों पॉइंट्स। तो इसमें रोपण कृषि के बारे में जो पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें केवल एक फसल उगाई जाती है और इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोपण कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता क्यों होती है। तो खेतों से उत्पादन को सीधे बाजार तक भेजने के लिए, प्रसंस्करण खेतों पर या निकट के कारखानों में होने के कारण। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के किस कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, उप शीतोष्ण उच्च पर्वतीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि के मुख्य उदाहरणों का सही युग्म नहीं है। तो इसमें से जो सही है वो नहीं बताना। तो मलेशिया रबड़, ब्राज़ील कहवा, भारत चाय, श्रीलंका चाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 6 है कथन ए कि चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। कथन है कि यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। तो दोनों कथन सही है कि चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। तो ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। मध्यम तापमान, कम आर्द्रता एवं बलुई मृदा, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा एवं चीकायुक्त जलोढ़ मृदा, कम तापमान, कम वर्षा एवं सुअपवाहित दुमट मृदा, ठंडा मौसम, समवितरित उच्च वर्षा एवं मंद ढाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा कि चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम भौगोलिक दशाएं कौन सी है। तो उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा एवं चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चावल उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है। भारत, जापान, चीन, मिस्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चावल उत्पादन में विश्व में अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो चीन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चीन के बाद चावल उत्पादन में क्रमशः सही क्रम वाले देश कौन से हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि चीन के बाद चावल उत्पादन में जो क्रम सही है वो है भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किन क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। तो ये उगाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। तो इन क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण एक वर्ष में 2 से 3 फसल उगाई जाती है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 11 है कथन कि गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। कथन भी है कि शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय धीमी धूप और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका जो दिया है धीमी धूप और वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं के वर्धन काल में, मतलब गेहूं की फसल की कटाई में, तो ये तो कथन ऐसी गलत है। सिर्फ ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि गेहूं का विकास किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो गेहूं का जो विकास होता है वो होता है आपका सुअपवाहित दोमट मृदा में। याद रखिएगा, गेहूं का विकास किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है, तो सुअपवाहित दोमट मृदा में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है। तो भारत में जो गेहूं उगाया जाता है वो शीत ऋतु में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कथन की मिलेट को मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है और यह कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। तो बिल्कुल सही है दोनों कथन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मिलेट की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ चाहिए। तो इसके लिए कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में उगाई जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन से हैं। तो ये हो जाएगा आपका बाजरा, ज्वार, बाजरा और रागी। तो यही आपको पॉइंट्स बताए गए थे, ज्वार, बाजरा और रागी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के अलावा मिलेट यानी कि मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले अन्य मुख्य देश कौन से हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और मिस्र, कनाडा, रूस और यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होंगे, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार अपने से भी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका भारत के अलावा मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले अन्य मुख्य देश हो जाएंगे नाइजीरिया, चीन और नाइजर। नाइजीरिया, नाइजर याद रखिएगा और चीन। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या आप जानते हैं से तो मक्का को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कॉर्न के नाम से, कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मक्का की कृषि के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है। तो मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, अत्यधिक जल भराव वाली चिका मृदा। तो इसका हो जाएगा आपका ये कथन गलत है। इसके लिए चाहिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा। तो इसका हो जाएगा केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मक्का का उत्पादन किन देशों में होता है। तो मक्का का उत्पादन होता है उत्तर अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस में, कनाडा में, भारत में और मैक्सिको में। तो इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से शुरू होता है हमारा अगला टॉपिक, रेशेदार फसलें एवं पेय फसलें, कपास, पटसन, कॉफ़ी और चाय। प्रश्न है कि कपास की वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का कौन सा युग्म सही है। तो इसमें कपास का बताना है। तो कपास में आपको बताया गया था उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और तेज चमकती धूप। तो इसका यही आंसर हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मृदा होती है वो काली और जलोढ़ मृदा होती है। अगला प्रश्न है कि कपास की अग्रणी उत्पादक देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र। तो इसका भी यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आपको बताया गया था पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर हिंदी से में भी आ सकता है सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका पटसन। क्वेश्चन नंबर 25 है कथन कि पटसन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। कथन है कि इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोनों का कथन सही है कि पटसन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, जलोढ़ मृदा में, याद रखिएगा। और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है पटसन की फसल मुख्यतः किस कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। तो पटसन की जो मुख्य फसल है वो उगाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। तो जैसा कि आपको बताया गया था पटसन की जो मुख्य फसल है वो उगाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। प्रश्न है कि पटसन के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं। तो ये आपको बताया गया था
पटसन के अग्रणी उत्पादक देश भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा, पटसन यानी भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 28 है, कॉफ़ी के लिए किस प्रकार की जलवायु और मृदा की आवश्यकता होती है? ठंडी जलवायु और चिका मृदा, नरम एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा, शुष्क जलवायु और बलुई मृदा, अति शीत जलवायु और पर्वतीय मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा। कॉफ़ी के लिए किस प्रकार की जलवायु मृदा की आवश्यकता होती है? तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी की वृद्धि के लिए कौन सी भू आकृति अधिक उपजाऊ होती है? तो कॉफ़ी की वृद्धि के लिए जो अधिक उपजाऊ होती है, कौन सी भू आकृति अधिक उपयुक्त होती है? तो समतल मैदान, पर्वतीय ढाल, नदी घाटी के निचले हिस्से, तटीय दलदली क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पर्वतीय ढाल। प्रश्न है कि कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, जिसके पश्चात कौन कौन से देश आते हैं? तो कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश आपको बताया गया था, ब्राज़ील अग्रणी है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। कॉफ़ी का याद रखिएगा, ये कॉफ़ी का बताया गया है। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने और कब की थी? ये शायद रोचक तथ्य बॉक्स से लिया गया है, ये शायद ध्यान नहीं आया होगा बताने के लिए, तो इसको बस याद रखिएगा कि लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम के एक अरबवासी बकरी चराने वाले ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए कैसी जलवायु और वर्षा चाहिए? तो ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा, अत्यधिक गर्म जलवायु और केवल मानसूनी वर्षा, शुष्क जलवायु और कम वर्षा, उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु और पाला युक्त मौसम। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा। चाय की कोमल पत्ती की वृद्धि के लिए कैसी जलवायु वर्षा चाहिए? तो ठंडी जलवायु चाहिए चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए, और जलवायु कैसा चाहिए? तो वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चाय की खेती के लिए मृदा और ढाल की क्या आवश्यकता है? तो सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल। चाय की खेती के लिए मृदा और ढाल की क्या आवश्यकता है? तो सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल। प्रश्न है कि चाय की पत्तियों को चुनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अधिक संख्या में श्रमिकों की। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका। अगला है कृषि का विकास, खाद्य सुरक्षा एवं भारत बनाम यूएसए का फार्म केस स्टडी दिया गया है ये प्रश्न। और प्रश्न है कि कृषि विकास का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयोग से। अगला प्रश्न है कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? तो कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य है वो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्या आप जानते हैं बॉक्स के अनुसार कि खाद्य सुरक्षा की सही परिभाषा क्या है? तो खाद्य सुरक्षा की सही परिभाषा है कि खाद्य सुरक्षित तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 39 है, कथन कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं जहां छोटी जोतों पर जीविकापार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। कथन है कि बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका दोनों कथन सही है, जैसे कि आपको बताया गया था। और अगला प्रश्न है कि मुनीलाल उत्तर प्रदेश के किस जिले के किस गांव का एक छोटा किसान है? तो ये गाजीपुर जिले का आदिलाबाद गांव। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का औसत आकार कितना होता है? तो ये आपका होता है
250 हेक्टेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यूएसए के खेतों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है। तो इसमें आपको बताया गया था मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास और चुकंदर, ये मुख्य फसल है यूएसए के खेतों में उगाई जाने वाली। अगला प्रश्न है यूएसए का किसान जो हॉर्न मक्का उगाने का निर्णय कब लेता है। तो ये निर्णय कब लेता है, जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन हर फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न है कि यूएसए के फार्मों में पीड़ानाशी और रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव किस माध्यम से किया जाता है। तो ये भी आपको बताया गया था कि हवाई जहाज तथा मशीनों से। अगला प्रश्न है कि यूएसए में किसान का कंप्यूटर किससे जुड़ा होता है, जो उसे खेत की तस्वीर देता है। तो ये हो जाएगा आपका उपग्रह से। अगला प्रश्न है कि यूएसए में कृषि संबंधित विभिन्न संक्रियाओं के लिए किन औद्योगिक मशीनों का प्रयोग होता है। तो ट्रैक्टर, बीज बोने वाले मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, फसल है उपयुक्त मृदा इसमें बताना है। तो चावल का हो जाएगा आपका चिकनी युक्त जलोढ़ मृदा, गेहूं का हो जाएगा सुअपवाहित दोमट मृदा, कपास का हो जाएगा आपका काली और जलोढ़ मृदा, और मिलेट का हो जाएगा कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा। तो ये इसका सही मिलान। अगला ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉफ़ी है, फसल दिया है और अग्रणी देश बताना है। तो कॉफ़ी का हो जाएगा आपका ब्राज़ील, पटसन का हो जाएगा आपका पटसन का हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, चावल का हो जाएगा आपका चीन और रबड़ का हो जाएगा मलेशिया। और अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही है, ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये शायद कथन वाले प्रश्न बनकर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में, तो इसलिए ऐसे प्रश्न लिए गए हैं। भारत में मुनीलाल जैसे किसानों के खेत का औसत आकार इतना हेक्टेयर होता है, लगभग 1.5 हेक्टेयर होता है। मतलब ये नहीं आएगा कि मुनीलाल जैसे किसानों का, तो भारत में औसत जो खेत का आकार होता है वो 1.5 हेक्टेयर होता है, ऐसे प्रश्न आएंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, तो यही प्रश्न आया हुआ है सीटेट के एग्जाम में, लगभग 300 हेक्टेयर। तो इसमें दोनों कथन सही है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है आज का मास्टर क्लास। और मेरे हिसाब से जो जो प्रश्न हो सकते थे वो सारे प्रश्न आपको कराए गए। और इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़कर बताया गया। और उसमें आपको ये भी बताया गया कि कौन से वे पॉइंट्स है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन करा सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताया गया है। तो मेरे हिसाब से तो वही इम्पोर्टेंट है चैप्टर ही, इन प्रश्नों से भी ज़्यादा। और आपकी जो मर्जी, आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको आज का यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन सारे वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ये क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी जियोग्राफी को कंप्लीट किया गया है, और इसी प्रकार क्लास 7 का भी जियोग्राफी कंप्लीट किया जा चुका है। और क्लास 8 से आज आपका लेसन 4 कंप्लीट किया गया, और इससे पहले लेसन 1, 2, 3 ये भी कंप्लीट किया गया है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट जियोग्राफी का प्लेलिस्ट जाइए, उसमें क्लास 6 से 10 तक के सारे वीडियो को देख डालिए। तो अभी तक हम क्लास 6, 7 को कंप्लीट किए हैं। अभी हम क्लास 8 को कंप्लीट कर, इसके बाद क्लास 9 और इसके बाद क्लास 10 को कंप्लीट करेंगे। और इसी प्रकार आप हिस्ट्री का भी मास्टर क्लास देख सकते हैं। अब तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इन वीडियो को भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी। और साइंस का भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम आपको दे रहे हैं हिस्ट्री का मास्टर क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर क्लास और जियोग्राफी का मास्टर क्लास। और जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम साइंस का ही मास्टर क्लास देंगे। और इन मास्टर क्लास में आपको कराया जाता है डायरेक्ट फैक्चुअल एमसीक्यूज़, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़, असर्शन और रीज़न वाले एमसीक्यूज़, मैच द फ्लोइंग एमसीक्यूज़, ट्रू फॉल्स बेस्ड एमसीक्यूज़। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।